हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भूमंडल, जिसे स्थल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे जियोस्फीयर कहते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि भूमंडल क्या होता है और भूमंडल किससे बना होता है, यानी चट्टान को समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे चट्टान कितनी प्रकार की होती है और वो कैसे तैयार होती है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि भूमंडल किसे कहते हैं। भूमंडल पृथ्वी के संपूर्ण ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। देखो, पृथ्वी का संपूर्ण ठोस भाग, वो देखो महाद्वीप जो होते हैं वो भूमि होती है। भूमंडल मतलब क्या है? भूमि का मंडल। ठीक है, तो महाद्वीप जो है वो तो भूमंडल है ही, और महासागर के नीचे भी भूमि है। तो महासागर और महाद्वीप के जो भूमि है उसको भी हम भूमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी के संपूर्ण भाग, ठीक है, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है और पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है महाद्वीप, ठीक है, और एक होता है महासागर। तो 29% पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है यानी भूमि है, और 31% भाग पर जल है। इसको हम चित्र से समझते हैं। देखो, हमारी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप और महासागर। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये नीचे आपको वाइट कलर का दिख रहा है। इसी तरह 5 महासागर हैं। महासागर यानी जिस पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी का भाग है, उसे हम महासागर कहते हैं, पानी के बड़े भाग को। तो प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, ये 5 महासागर हैं। अब देखो, सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तथा महाद्वीप का अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये थोड़े से जुड़े हुए हैं, परंतु यहाँ से देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया से जुड़े नहीं हैं, ठीक है। परंतु आप देखोगे तो प्रशांत महासागर हिंद महासागर से जुड़ा है, हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, अटलांटिक महासागर दक्षिणी महासागर से जुड़ा है, आर्कटिक महासागर से भी ये सब जुड़े हैं, और प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। यानी पृथ्वी हमारी गोल है और इसको चित्र में बनाया गया है। तो आधा महासागर प्रशांत महासागर इधर आ गया और आधा प्रशांत महासागर इधर आ गया। अगर इसको हम घुमा के गोल कर देंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और पृथ्वी का जो भूमि का भाग है, भूमि का भाग में सबसे अधिक ऊंचाई भूमि की माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट यानी जो हमारा पर्वत शिखर है उसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है, और अधिकतम गहराई समुद्र में मैरियाना गर्त की है। इसकी गहराई 11,022 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम समझते हैं चट्टानों को, यानी जिससे भूमंडल बना होता है, ठीक है, चट्टानों और पतली परतों को। तो देखो, चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई हैं। देखो, चट्टान को हिंदी में सेल कहते हैं। सेल, पर्वत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चट्टान के। यानी जो पर्वत आपको दिखता है वो भी चट्टान है, ठीक है। चट्टान भूमि के नीचे भी होते हैं, भूमि के ऊपर भी होते हैं। देखो, इनको हम समझते हैं। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये चट्टान का चित्र है, और ये पृथ्वी के मतलब भूमि के ऊपर है, भूमंडल के ऊपर है। इसी तरह भूमंडल के नीचे भी चट्टानें होती हैं, और ये चट्टानें बहुत से खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, परंतु इसमें जो सबसे अधिक मात्रा होती है उनमें उनकी वो होते हैं 8 खनिज। वो 8 खनिज कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा होती है 46.8%। दूसरा सिलिकॉन 27.7%। तीसरा एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 खनिज जो होते हैं इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर इन सब में से भी सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक चट्टानों में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.8%। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, चट्टान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अपसादी चट्टान, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टान। तो चलो इन तीनों को अब हम बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हम इन तीनों को चित्र की सहायता से समझेंगे, फिर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सब ज्वालामुखी के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो इसके बारे में तो आप कमेंट करना, हम इस पर भी वीडियो जल्दी ही बना देंगे। तो जो ज्वालामुखी होते हैं वो जो फटते हैं तो उनमें से
लावा निकलता है। लावा जब बाहर निकलता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ये आग्नेय चट्टान, इस तरह की आग्नेय चट्टान बन जाती हैं, जिसे इंग्लिश में आग्नेयस रॉक कहते हैं। और ये रॉक विभिन्न माध्यमों से, जैसे बरसात होती है तो बरसात के पानी से, पानी इसके ऊपर से निकलता है, तो घर्षण से, अपरदन से, विक्षेपण से आगे बढ़ते रहते हैं, कटती रहती हैं ये चट्टानें धीरे धीरे, ठीक है, टूटती रहती हैं टुकड़ों में, और टूट टूट के ये आगे बढ़ती रहती हैं तापमान से, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से परत दर परत इस पे चढ़ती रहती है, और परत दर परत चढ़ते चढ़ते इस तरह की एक नई चट्टान बनती है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान में भी यही परिवर्तन होता रहता है। इसमें ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट कर ये आगे बढ़ते रहते हैं कण, और इन कणों से एक नई चट्टान का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित चट्टान, या जिसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ आई होंगी अच्छे से कि ये कैसे बनती हैं। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के जमने से आग्नेय चट्टान या प्रारंभिक चट्टान बनती हैं। देखो, प्रारंभिक चट्टान इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उसके ठीक बाद सबसे पहले आग्नेय चट्टान ही बनी थी। यानी ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो लावा निकला था वो ठंडा हो गया, और फिर आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान और विभिन्न तरह की चट्टानें बनी, ठीक है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट चट्टान, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेब आदि। परंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। यह कठोर तथा जीवाश्म और परत रहित होती है। मतलब ये चट्टान जो होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है। कठोर मतलब समझते हो, मजबूत, ठीक है। बहुत ज़्यादा मजबूती होती है इसमें, और जीवाश्म तथा परत रहित होती है। जीवाश्म का मतलब क्या है, मतलब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष इसमें नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जीवाश्म रहित होती है, ठीक है। और परत रहित होती है, मतलब इसमें परतें नहीं होती हैं, पतली पतली, ठीक है। ये ठोस होती है एकदम, और इसमें धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान में धातुएं पाई जाती हैं। लोहे की सर्वाधिक मात्रा बेसाल्ट चट्टानों में पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टान कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान होती है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण इन्हें प्रारंभिक सेल भी कहा जाता है। देखो, सेल हम बात कर चुके हैं आपको कि चट्टान को ही हिंदी में सेल कहते हैं। तो आप कहीं पे सेल लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि चट्टान को ही सेल कहते हैं। अब देखो, आग्नेय चट्टान दो तरह की होती हैं, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। देखो ये क्या होती है, इनको हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं बहिर्भेदी चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार के समय, उद्गार का मतलब क्या है, विस्फोट के समय जो लावा निकलता है, लावा धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तो उसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब अगर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और विस्फोट से जो लावा बाहर निकला और वो जम गया तो उससे चट्टान बनेगी, तो वो चट्टान कौन सी होगी, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। परंतु अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, यानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और लावा उसके बाहर नहीं निकल पाया किसी कारण से, ठीक है, और वो अंदर ही ठंडा होकर जम गया, तो उससे जो चट्टान बनेगी उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। देखो, जब लावा धरातल की सतह पर बाहर निकलने से पहले ही ज़मीन के अंदर ठंडा होकर जम जाता है तो उसे अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब ये जो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है, यानी जो ज़मीन के अंदर ही लावा जम जाता है और उससे चट्टान बनती है, ये भी दो तरह की होती हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। पहली होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है पातालीय आग्नेय चट्टान। जैसे ये मान लो, ये क्या है, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ और लावा इसके बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है, यहीं पे अंदर जम के ठंडा हो गया, ठीक है। तो बहुत सा लावा यहीं पे जम के ठंडा हो गया और बहुत सा
अंदर चला गया, ठीक है, पाताल में चला गया। पाताल का मतलब क्या है कि ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया। तो जो ज़मीन के, जैसे ये ज़मीन है तो ज़मीन के जो यहाँ पे जमा है, ये तो हमारा कौन सा चट्टान है, अंतर्भेदी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, ठीक है। जो जैसे ये भूमि है तो भूमि के ठीक नीचे या थोड़ा नीचे जम गया तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहेंगे। परंतु अगर जो भूमि के बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, भूमंडल के बहुत ज़्यादा नीचे जम गया, उसे पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब देखो, इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में, ठीक है। कौन सी, अंतर्भेदी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में हमें कई 6 चीज़ें पढ़नी है कुल, ठीक है। 6 पार्ट इसके पढ़ने हैं। वो क्या पढ़ना है कि लावा इसमें किस तरह से जमता है, लावा का अलग अलग तरीक़ों से हमें जमाव करना है, उनके अलग अलग नाम हैं, उनको ही हमें समझना है। तो चलो समझते हैं। तो देखो, हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में लावा का बहाव। तो देखो, पहला है सील। सील को इंग्लिश में भी सील कहते हैं। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इनकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि ये लावा का पाइप है, ठीक है, ज्वालामुखी में लावा का पाइप है, और इसमें से जब इसमें विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में तो इसमें लावा निकलने की कोशिश करेगा। और मान लो यहाँ पे थोड़ा सा पाइप टूटा है, ठीक है, यहाँ से टूटा है तो लावा इस तरफ चला गया, ठीक है, इस तरफ चला गया और यहाँ पे जमकर ठंडा हो गया, ठीक है, जमकर ठंडा हो गया। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सील, ठीक है। जब लावा समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। और ये सील की जो मोटाई होती है 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। परंतु अगर 1 मीटर से कम होती है इसकी मोटाई तो उसे हम सीट कहते हैं, सील ना कहकर सीट कहते हैं। और ये जो सील है ये छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बहुत से उदाहरण आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। दूसरा है डाइक। डाइक को इंग्लिश में डाइक कहते हैं। डाइक को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, DYKE और DIKE, ठीक है। डाइक, जब मैग्मा की किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। जैसे मान लो कि ये लावा का पाइप है, ठीक है, यहाँ पे छेद था और यहाँ पे लावा आके इधर जमने लगा। परंतु अगर मान लो यहाँ पे कोई दरार है या छेद है, ठीक है, दरार है, क्योंकि दरार तो कहीं भी पड़ सकती है, पहाड़ों में दरार तो कहीं पे भी पड़ सकती है, भूमि में दरार तो कहीं पे भी पड़ सकती है। तो यहाँ पे दरार है तो लावा ऊपर की तरफ उठने लगा इस तरह से और यहीं पे जम गया। या मान लो यहाँ पे इस तरह से दरार थी तो यहाँ पे आके जम गया और यहाँ पे भी दरार है तो लावा ऊपर की तरफ जम गया या इसी में जम गया, ठीक है। तो जब लावा ऐसे सीधा सीधा जमता है सीधी सीधी दरार में तो उसे हम डाइक कहते हैं, ठीक है। डाइक झारखंड में और सिंहभूमि के ज़िले में डाइक के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा है हमारा लेकोलिथ। लेकोलिथ को इंग्लिश में लेकोलिथ बोलते हैं। लेकोलिथ क्या होता है कि जब मैग्मा ऊपर की परत को ज़ोर से ऊपर को उठाता है और गुम्बदाकार रूप में जमता है तो उसे लेकोलिथ कहते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये लावा का पाइप है, ठीक है, यहाँ से लावा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और यहाँ से पाइप टूटा था और यहाँ से लावा इधर आके जमने लगा। परंतु यहाँ से इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं तो गैसों के कारण ये लावा ऊपर की तरफ धक्का मारता है इस तरह से और एक गुम्बद के आकार का छोटा सा गुम्बद बन जाता है। भूमि पर भी गुम्बद बन जाता है क्योंकि जब नीचे से कोई धक्का मारेगा तो ऊपर जो ज़मीन बराबर है वो भी थोड़ी सी इस तरह से उड़ जाएगी। तो जब ये इस तरह से गुम्बद के आकार बन जाता है तो उसको हम कहते हैं लेकोलिथ। यानी इस आकार में जब लावा गुम्बद के आकार में जमता है तो उसे हम लेकोलिथ कहते हैं। दूसरा है हमारा बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है कि जब मैग्मा ऊपर की परत को ज़ोर से ऊपर को उठाता है और अधिक बड़े गुम्बदाकार रूप में जमता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। यानी जो ये लावा का पाइप है और इसमें इस तरह से लावा बहता था और यहाँ से गैसों के कारण ये ऊपर की तरफ ज़ोर से उठता है और छोटा गुम्बद बन जाता है। छोटा गुम्बद बनता है तो उसे हम लेकोलिथ कहेंगे, ठीक है। और अगर बड़ा गुम्बद बन जाता है बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसे हम बैथोलिथ कहते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए। 5वां हमारा लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है कि जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ सील से कम पतला होता है। देखो ये बिल्कुल सील की तरह होता है, यानी जो हमने पहले नंबर पे पढ़ा था उसी की तरह होता है। जैसे ये लावा का पाइप है और यहाँ पे मान लो पाइप टूटा है तो लावा इस तरह भागने लगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह की आकृति बनी है, यानी यहाँ पे जमा है लावा, इसको हम लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ और सील में क्या अंतर है कि सील जो होता है, सील बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। सील बहुत ज़्यादा मोटा होता है और जो थोड़ी सी जगह में यानी पतली जगह में जमता है उसको हम लेपोलिथ कहते हैं, और जो बहुत चौड़ी जगह में जमता है इस तरह से लावा उसको हम सील कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम छठा। छठा क्या है हमारा? छठा है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है? तो देखो जब मैग्मा का जमाव लहरदार आकृति में होता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। यानी जब मैग्मा का जमाव इस तरह की आकृति में होता है, ठीक है, तरंग की तरह होता है, ठीक है, ध्वनि की तरंग की तरह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैकोलिथ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टान। हमारा आग्नेय चट्टान कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। तो देखो अवसादी चट्टान विभिन्न माध्यमों से अपरदन और निक्षेपण द्वारा आग्नेय चट्टान से निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि ये ज्वालामुखी है, इसमें से जो लावा निकला उससे क्या बन गया? आग्नेय चट्टान बनी। और आग्नेय चट्टान विभिन्न माध्यमों का मतलब क्या है? हवा द्वारा इसमें से छोटे छोटे कण कतरते गए, टूटते गए, ठीक है, टूट के आगे बढ़ते गए। हवा द्वारा, जल के बहाव द्वारा, जब पानी बहता है तो उससे भी पत्थर टूटते रहते हैं। मौसम के द्वारा यानी गर्मी के द्वारा या ठंडी के द्वारा, ठीक है, दबाव के द्वारा, तापमान के द्वारा, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे कण आगे बढ़ते रहते हैं और वो इस तरह की पतली परत बना लेते हैं और बहुत सारी परतें एक पर परत चढ़ती रहती हैं और परतदार चट्टान बनती है। तो ये परतदार चट्टान जो बनी है हमारी आग्नेय चट्टान से, इसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको चित्र में इसलिए पहले ही समझा दिया था। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान और सेलखड़ी। ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें जो होती हैं परतदार होती हैं क्योंकि इन पे परत चढ़ती रहती है और एक परत चढ़ती रहती है, परत चढ़ के बड़ी चट्टान बन जाती है, ठीक है। तो ये परतदार चट्टान होती है और इनमें खनिज और तेल तथा वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब खनिज और तेल पाया जाता है इसमें, वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या है? जीव के अवशेष यानी जीवाश्म, ठीक है। और ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें लोहा, अश्क, फॉस्फोर, कोयला एवं सीमेंट बनाने वाली चट्टानें भी पाई जाती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों में बहुत सी ऐसी चट्टानें होती हैं जिससे लोहा तैयार किया जा सकता है, फॉस्फोर तैयार किया जा सकता है, कोयला, सीमेंट, ठीक है। ऐसी चट्टानें भी होती हैं जिनसे इनका निर्माण हो सकता है। और क्योंकि ये चट्टानें अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं तो ये परतदार कैसे होती हैं? आप बहुत से लोग कहेंगे कि परतदार ऐसे होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे परतें चढ़ी होती हैं, ठीक है, इस तरह की परतें बनी होती हैं। बहुत से लोग कहेंगे इस तरह की, तो ये एकदम गलत है क्योंकि परतें कहीं से कण उठ के आएंगे तो वो इस तरह से जमेंगे ना, इस तरह से, ना कि इस तरह से। तो परतें इसमें इस तरह से क्षैतिज अवस्था में होती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें तो आगरा का जो किला है वो अवसादी चट्टानों से बना है और दिल्ली का लाल किला वो भी अवसादी चट्टान से बना है। अगर हम बात करें कि कौन सी अवसादी चट्टानों से ये दोनों बने हैं तो वो है हमारा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से ये दोनों किला बने हुए हैं, ठीक है, जो कि एक अवसादी चट्टान होती है। अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान से कम कठोर होती है, ठीक है, क्योंकि ये उसके टूट फूट से, निक्षेपण से और अपरदन से बनती है, इसलिए ये कम कठोर होती है यानी कम मजबूत होती है, जबकि आग्नेय चट्टान बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तीसरा है हमारा कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखो इसको समझते हैं। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देखो कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। देखो ताप के कारण, ठीक है, तापमान के कारण, दाब के कारण और रासायनिक क्रियाओं के कारण जब किसमें
आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन से चट्टान बनती है उसको ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं या कायांतरित चट्टान कहते हैं या इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी चट्टानें जो अवसादी या आग्नेय चट्टान में परिवर्तन के बाद बनी हैं उन्हें हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है, इनके उदाहरण ले सकते हैं फाइलाइट, सिस्ट, नीस और ग्रेफाइट। ये सब किसके उदाहरण हैं? कायांतरित चट्टानों के। रूपांतरित चट्टान को सर्वाधिक कठोर कहा जाता है तथा इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं और ये रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि जब अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान से कमज़ोर होती है तो कायांतरित चट्टान क्यों मजबूत होती है? तो देखो इसका कारण है ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण ये परिवर्तन होता है और परिवर्तन से जो चट्टान बनती है उसे रूपांतरित चट्टान यानी कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसलिए कायांतरित चट्टान सबसे ज़्यादा कठोर होती है और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। जीवाश्म का अभाव क्यों होता है? जैसे मान लो कि अवसादी चट्टान में कोई जीवाश्म है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि अवसादी चट्टान में कोयला उपस्थित है, तो कोयला जब अवसादी चट्टान में कोयला उपस्थित है, ठीक है, कोयला उपस्थित है इसमें, तो ये जो अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी, तो इसमें जो कोयला है, कोयला भी तो परिवर्तित होगा। कोयला कोयला थोड़ी ना बना रहेगा, कोयला भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोयला परिवर्तित हो जाता है ग्रेफाइट में, ठीक है, कोयला ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो गई और अवसादी चट्टान में जो कुछ भी था, अवशेष था यानी कोयला था, वो किस में परिवर्तित हो गया? ग्रेफाइट में। तो इस तरह से होता है, इसलिए इसमें कायांतरित चट्टान में यानी रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है, जीवों के अवशेष यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारी कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? एक होती है आग्नेय चट्टान, ठीक है, दूसरी होती है अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में बदलती है, ठीक है, और अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में बदलती है, ऐसा आपको लगता होगा, परंतु ये भी ठीक है, परंतु अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में तो बदलती ही बदलती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग्नेय चट्टान डायरेक्ट कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कायांतरित चट्टान खुद दूसरी तरह की कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब कायांतरित चट्टान का निर्माण कई तरीकों से होता है, या तो आग्नेय चट्टान कायांतरित चट्टान बन जाएगी, या तो अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान बन जाएगी, और या तो फिर कायांतरित चट्टान खुद कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है दूसरा तरीके की कायांतरित चट्टान में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, जैसे देखो आग्नेय चट्टान कायांतरित चट्टान में इसमें बदलेगी। जैसे देखो ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टान है और नीस में ये परिवर्तित हो गई कायांतरित चट्टान में। ठीक है, साइनाइट, ये आग्नेय चट्टान है और ये कायांतरित चट्टान में यानी साइनाइट नीस में परिवर्तित हो गई। ग्रेबो, ग्रेबो ये आग्नेय चट्टान है और जब ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होगी तो इसका नाम हो जाएगा सरपेंटाइन। ठीक है, इसी तरह बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान है, परंतु ये सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और ये कायांतरित चट्टान हो जाती है। इसी तरह एक और टेबल है, जैसे अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान। देखो अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है और इससे क्वार्टरजाइट नामक कायांतरित चट्टान बन जाती है। सेल चट्टान से, सेल जो है हमारी अवसादी चट्टान है, उस सेल से स्लेट कायांतरित चट्टान बन जाती है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, इससे संगमरमर बन जाता है जो कि कायांतरित चट्टान है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो एक और टेबल है, उसको मैं आपको समझाना है। ये कि कायांतरित चट्टान में भी परिवर्तित हो जाती है। तो देखो जैसे स्लेट है, स्लेट कायांतरित चट्टान है और ये कायांतरित चट्टान में ही परिवर्तित हो जाती है, यानी दूसरी तरीके की कायांतरित चट्टान जिसका नाम है फाइलाइट कायांतरित चट्टान। इसी तरह फाइलाइट जो है वो सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है जो कि कायांतरित चट्टान है और ये भी कायांतरित चट्टान है। तो आई होप आपको चट्टान और भूमंडल से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।
बस यही था इसकी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। धन्यवाद।